बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर है अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि दुनिया का निज़ाम कैसे काम करता है। कोई भी एक आम इंसान अगर समझना चाहे ये पूरा दुनिया का जो गोरख धंधा है ये किस तरह चल रहा है, तो उसको बुनियादी 4 चीज़ों पर जो है रोशनी डालना ज़रूरी है, उसकी समझ ज़रूरी है। इस पर पहला जो रुख है हमने उस पर बात की थी अपनी पिछली वीडियो में कि दुनिया में रिलीजन जो है, मज़ाहिब जो हैं, वो किस तरह दुनिया के मामलात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि दुनिया में मामलात पे असरअंदाज होने का दूसरा रुख जो है वो माशी है, तीसरा रुख जो है वो सियासी है यानी कि पॉलिटिक्स, और चौथा रुख जो है वो गैब है यानी कि रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी। तो हम वन बाय वन इन रुखों पर बात कर रहे हैं और एक एक वीडियो आपके सामने पेश करते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मज़ाहिब पर बात की, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस दुनिया के जो माशी मामलात हैं वो किस तरह चलते हैं। माशी मामलात को समझने से पहले हमें बुनियादी तौर पर माशियात का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, जो कि बहुत बेसिक लेवल पे जाके वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देते हैं। आज से चंद हज़ार साल पहले जब इंसान को ये एहसास हुआ या इंसान ने ये मेहनत करके ये टेक्निक सीखी कि चीज़ें किस तरह उगाई जाती हैं, खाने पीने का जो सामान है वो किस तरह स्टॉक किया जा सकता है और वाफिक मिकदार में कैसे उगाया जा सकता है, तो इंसान को ये इदराक नहीं था कि माशी मामलात क्या होते हैं, यानी कि पैसा क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे पहले क्या हुआ करता था कि इंसान के पास जो भी चीज़ वो अपने खाने के लिए पैदा करता था या बनाता था, उगाता था, उसमें जो भी चीज़ एक्सेस होती थी वो एक्सेस चीज़ को दूसरी चीज़ से एक्सचेंज कर लेता था, जिसको हमने बार्टर सिस्टम का नाम दिया। मिसाल के तौर पर मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है तो मैं गेहूँ दे के दालें ले सकता हूँ, गेहूँ दे के गोश्त ले सकता हूँ, गेहूँ दे के मैं सब्ज़ी ले सकता हूँ, और जिसके पास सब्ज़ी ज़्यादा है वो सब्ज़ी ज़्यादा सब्ज़ी एक्सेस जो है वो सब्ज़ी देकर जो है वो गेहूँ ले सकता है, गोश्त ले सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इस चीज़ में एक प्रॉब्लम उठना शुरू हुई। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है और मैं गेहूँ देकर गोश्त लेना चाहता हूँ, और जिस शख्स के पास गोश्त ज़्यादा है तो वो गोश्त के अवज़ गेहूँ लेना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो गोश्त देकर वो तो दालें चाहता है लेना, और मैं जो हूँ गंदम उसको ऑफ़र कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि दो लोग बैक वक्त एक ही चीज़ चाह रहे हों आपस में, तब जाके ये डील बनेगी। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस वक्त इंसानों के सामने आई वो ये थी। तब इंसानों को शऊर हुआ कि उनको चाहिए कि कोई एक ऐसा ज़रिया बना लें, ऐसा मीडियम बना लें, कोई ऐसी धात रख लें जिस धात की वैल्यू हो, और उस धात के अगेंस्ट वो सिक्के हों, चाहे वो टुकड़े हों धातों के, उसके अवज़ जो चीज़ें तकसीम की जा सकें या तब्दील की जा सकें, एक्सचेंज की जा सकें। यहाँ से माशियात की बुनियाद पड़ी। फिर इसमें किन लोगों ने क्या रोल प्ले किए, फिर आप हिस्ट्री स्टडी करते हैं कि ये माशियात का निज़ाम जो है बेबीलोनियन एम्पायर से लेकर 16th सेंचुरी तक अब तक ये इवॉल्व करता रहा, टूटता रहा, बनता रहा। हर मुल्क ने, हर खत्ते ने अपने अपने मामलात बनाए, क्योंकि कम्युनिकेशन उस वक्त इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, दुनिया ग्लोबलाइज नहीं हुई थी। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड फॉर्म हुआ, जो कि कहते हैं कि एक सर्टन तबके ने, दुनिया के एक सर्टन मज़हब के लोगों ने फॉर्म किया, जिनको हम यहूदियों के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने जब ये फॉर्म किया तो फिर मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम का जो बुनियाद पड़ी, और इस वक्त तक जो पैसे का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था। लोग कागज़ के नोट और धातों के सिक्के इस्तेमाल करते थे। बैंकिंग के सिस्टम ने दुनिया को एक नई कह लीजिए राह या एक अलग ही डायमेंशन दे दी। वो डायमेंशन आया, अच्छी थी बुरी थी इसका तयन आप खुद करेंगे, मैं अच्छे बुरे पे कमेंट करने नहीं इधर बैठा हूँ, मैं तो आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करने की नीयत से हाज़िर हुआ हूँ। तो वो जो बैंकिंग सिस्टम था वो क्या था कि आप एक सेंट्रलाइज इदारा बनाइए, वो इदारा इस पैसे को या इस एक्सचेंज जो मटेरियल है, चाहे वो कागज़ की शक्ल में है चाहे वो धातों की शक्ल में, उसको कंट्रोल करेगा। और फिर बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व होते होते लोन सिस्टम, फाइनेंसिंग, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी के बाद फिर ऑनलाइन डिजिटल मनी आ गई है आज के दौर में। ये इर्तिका करते करते आज हम जिस दौर में खड़े हुए हैं यहाँ। अब इसमें हैरत अंगेज़ बात क्या है, इस पूरे निज़ाम को जब हम स्टडी करते हैं तो दुनिया में किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है ये निज़ाम। जिस तरह ये जो पैसा है जिसको हम कहते हैं, जिससे हम चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, कागज़ के नोट जो होते हैं या फिगर्स होते हैं कि मेरे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में इंसानों को ये एहसास होने लगा कि जितना ज़्यादा ये फिगर्स, जितना ज़्यादा ये पैसे उनके पास होंगे, उतने ज़्यादा वो चीज़ों के ऊपर दस्तरस रखते हैं, ये ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं।
तो गोया पिछले कई 100 साल 1000 साल में ये जो इम्पोर्टेंस थी चीज़ों की, असल चीज़ों की, मेरे पास अगर कोई गाय बकरी भैंस हो या कोई और भी चीज़, फॉर से उस वक्त कंप्यूटर होता, तो इस कंप्यूटर के होने की जो अफादियत है उससे ज़्यादा अहमियत मेरे पास पैसे होने की हो गई, क्योंकि वो पैसे से मैं कंप्यूटर भी ख़रीद सकता हूँ, मैं गाय भैंस भी ख़रीद सकता हूँ, मैं घर भी ख़रीद सकता हूँ। तो इस तरह पैसे ने इम्पोर्टेंस पकड़ ली इस दौर में, और वो पैसे का जो पूरा निज़ाम था वो एक्सप्लॉइट होने लगा। पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर जो ये पैसा का निज़ाम चलता है, इसको या तो उस मुल्क की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जिस तरह हर मुल्क की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं, इस तरह हमने पहले बताया दुनिया की भी एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो दुनिया का भी एक निज़ाम है। तो पूरी दुनिया का पैसा कौन कंट्रोल करता है? जो पूरी दुनिया का सेंट्रल बैंक है। पूरी दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक तो है नहीं जिसको नाम देकर जो है आइडेंटिफाई किया हो कि ये दुनिया का सेंट्रल बैंक है। इस वक्त जो हाजिर दुनिया है, इसके अंदर पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक का रोल अदा कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, यानी कि डॉलर कर रहा है। तो डॉलर वो करेंसी है जो पूरी दुनिया में एक्सचेंज की जाती है, उसकी पावर, उसकी वैल्यू, उसकी सब दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस वक्त, और उसी को कंट्रोल करने वाला कौन है? अमेरिका। तो एक तरीके से पूरी दुनिया की जो माशी निज़ाम है उसका सेंट्रल बैंक अमेरिका है, और पूरी दुनिया की जो करेंसी है जो ग्लोबली एक्सेप्ट की जाती है वो डॉलर है। ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। अब ये पूरा डॉलर का फ़्लो और ये पैसे का जो पूरा सिस्टमेटिक फ़्लो है, ये किस तरह काम करता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपके मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो साबुन, लोशन, क्रीम, पता नहीं क्या क्या बनाती हैं, 12-25 प्रोडक्ट बनाती हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम आपने सुना होगा ये दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है, यानी कि 50-50, 70-70 दुनिया के ममालिक में, 200 में से 100 ममालिक में उन ऑर्गेनाइजेशन या उन इदारों का वजूद है, और वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, साबुन बना रही हैं, चीज़ें बना रही हैं। होता क्या है, दुनिया का माशी निज़ाम जो इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की कंट्रोल किस तरह करती है, वो पहले आम इंसान को जो है इन चीज़ों का आदी बनाती है। जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ख़त्म हुई, उसके बाद जो इतनी वाफिक मिकदार में चीज़ें बनाने की शक्कत थी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास, तो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, उन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए लोगों को उन चीज़ों का आदी बनाया। जिसमें चाय आपके सामने एक चीज़ है, चाय की पत्ती, आपके सामने जो है सिगरेट एक चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला और ये पेप्सी और ये इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये एक चीज़ है जिसका आपको आदी बनाया गया। टेलीविज़न का आपको आदी बनाया गया, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का आपको आदी बनाया गया, ब्रांडेड कपड़ों का आपको आदी बनाया गया, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आपके सामने आने लगी, डबल रोटी, कपड़े, खाने, मसाले, डेली यूज़ की अशिया। तो इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है कि ये आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है, ताकि आप वो ख़रीदें। अब जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने क्या किया हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका में उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की। हम किसी भी कंपनी की मिसाल ले लेते हैं जो बड़ी कंपनियाँ मौजूद होती हैं। तो एक कंपनी फॉर्म की, उस कंपनी ने खूब पैसा कमाया अमेरिका में, इसी तरह बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स बेच के, और फिर उन्होंने एक सिस्टर कंपनी, यानी कि कह लीजिए सब्सिडरी कंपनी जो है पाकिस्तान में खोली। उस कंपनी को की जो खोलने की जो अमाउंट थी, इन्वेस्टमेंट थी, वो 50% उस पेरेंट कंपनी ने की, अमेरिकन कंपनी ने, और उस कंपनी को यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कर दिया। उसके शेयर्स फ्लोट कर दिए मार्केट में, और बाकी का 49% यानी कि 51% खुद इन्वेस्टमेंट की, ताकि मेजर शेयर उनके पास रहे और कब्ज़ा और कंट्रोल उनके पास रहे, उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके पास रहे। 49% शेयर मार्केट में फ्लोट किए, और जब लोगों ने देखा कि इतने बड़े नाम की कंपनी पाकिस्तान में आ रही है, उन्होंने फ़ौरन उसके शेयर ख़रीदे और उन्होंने उसके अवश्य पैसे दिए। तो 49% जो कैपिटल था उन्होंने आवाम से ही हासिल किया, 51% खुद लगाया कैपिटल, और कई अरब रुपए की एक बहुत बड़ा प्लांट और एक कंपनी लगा दी, जो यहाँ पे साबुन, लोशन, पैम्पर, दूध, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे, पानी भी बॉटल करना शुरू कर देंगे, और फिर उसकी ह्यूज मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की। नतीजा क्या निकला, वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ में कन्वर्ट हो गई, और वो पाकिस्तान के अरबों रुपए का रेवेन्यू जो है वो कंट्रोल करती है। आप वो प्रोडक्ट्स खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, आप उस कंपनी को मुनाफा देते हैं, वो सारा मुनाफा निकाल के अपनी पेरेंट कंपनी अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड या सिंगापुर, जहाँ भी उनका रीजन है। अच्छा, उन्होंने एक और कंपनी खोली बांग्लादेश में। पाकिस्तान की जो कंपनी खोली थी उसके शेयर्स मेजर किसके पास थे? अमेरिकन कंपनी के पास। जो बांग्लादेश में कंपनी खोली उसके मेजर शेयर पाकिस्तानी कंपनी के थ्रू पे करवा दिए। तो इस तरह क्या हुआ कि जो बांग्लादेश में नई कंपनी खुली उसके शेयर पाकिस्तान की कंपनी के पास हैं, और पाकिस्तान की कंपनी के शेयर अमेरिकन कंपनी के पास हैं।
इसी तरह उन्होंने कई ममालिक के अंदर कंपनियां खोलते गए, कैपिटल रेस करते गए आवाम से, और वो प्रोडक्ट्स बेचना शुरू की और बड़ी बड़ी जाइंट ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आ गई, बड़े बड़े ब्रांड्स आपके सामने आ गए। और उन सारे ममालिक से जो नेट प्रॉफिट है, पैसा है, वो कह लीजिए एसेट्स की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, डॉलर्स की शक्ल में, फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में आपके मुल्क से निकाला जा रहा है। और आपके बड़े बड़े इन्फ्लुएंस होने वाले और करने वाले जो सियासी लोग हैं उन कंपनियों से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी के पास उस कंपनी के बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, किसी कोई बहुत बड़ा सप्लायर है, कोई इस कंपनी का CEO रह चुका है, किसी का रिश्तेदार उसका चेयरमैन है, उसके शेयर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। अब मैं अमेरिका में बैठा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं वो पेरेंट कंपनी का मालिक हूँ, मैं वो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, तो मुझे अगर पाकिस्तान में ज़रा सा भी राइट लेफ़्ट चीज़ों को करना है तो मैं उस कंपनी के चेयरमैन को बोलूँगा या मैसेज पहुँचवाऊँगा नंबर 1, या फिर मैं उस कंपनी के ऑपरेशंस को ब्लॉक कर दूंगा, तो कंपनी मुल्क के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, अरबों रुपए का फ़र्क पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मुल्क की इकॉनमी को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा मैग्नीट्यूड बन जाता है। और अगर मैं फ़र्ज़ करें अमेरिकन कंपनी का वो ओनर हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हूँ, जिनको हम कहते हैं यहूद व नसारा हैं, और ऐसे मैं बेसिकली इस बात का कायल नहीं हूँ, मेरी रिसर्च ये नहीं कहती कि वो यहूद व नसारा को हम टारगेट करें। वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा। उनका माइंडसेट मज़हब नहीं, उनका माइंडसेट है पैसा और पावर एंड कंट्रोल। तो वो कुछ किसी भी मज़हब से हो सकते हैं। इवन हमारे मुल्क में अगर ऐसे लोग हैं जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी उस माइंडसेट से ताल्लुक़ है। बहरहाल तो मैं वहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इमेजिन करें मेरी उस पेरेंट कंपनी की 50 ममालिक में सिस्टर कंसर्न कंपनियाँ हैं, और इस तरह के कई बहुत सारे इदारे हैं, कहीं बहुत सारे कंपनियां हैं जो अलग अलग, जैसे मोबाइल कंपनियां हो गई, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गई, कह लीजिए फूड ब्रांड्स हो गए। जिस तरह आप फूड चेन आप सुनते हैं यहाँ पे आ जाती हैं, नई नई फूड चेन्स आ रही हैं, बर्गर चेन्स आ रही हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स आ रहे हैं, परफ्यूम ब्रांड्स आ रहे हैं, IT टेक ब्रांड्स आ रहे हैं, लैपटॉप कंपनीज़, कह लीजिए मोबाइल कंपनीज़। तो जब इतने बड़ी पैमाने पे कंपनियां मौजूद हैं यहाँ पर पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में, जिनकी पेरेंट कंपनियां बाहर ममालिक में बैठी हुई हैं और वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो हमारा अपने मुल्क की मईशत पे क्या कंट्रोल रह जाता है। तीसरा जो रुख होता है दुनिया को कंट्रोल करने का, जो इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो ऐसे इदारे इस्टेब्लिश करती है जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है। ये सारे ग्लोबल इदारे वो होते हैं जिनमें ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े ममालिक के सेनेटर्स और असर रसूख रखने वाले लोग अपना पैसा वहाँ पूल इन करते हैं। उनके लिए 2-4 अरब डॉलर, 50 अरब, 25 अरब डॉलर पूल इन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो ऐसे इदारों को फ़ंड करते हैं और इससे इंटरेस्ट भी लेते हैं फिर वापस रिटर्न करके, और ये इदारे उनके कहने पर हमारे जैसे ममालिक को लोन देते हैं। और जब वो लोन देते हैं तो फिर अपनी शराइत भी रखते हैं कि अगर आपने ये लोन रीपे नहीं किया तो हम आपकी इन चीज़ों पे कंट्रोल हासिल करके अपनी मर्ज़ी से टैक्स रेट बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपने लोन की रिकवरी कर सकें। और हम उस एग्रीमेंट पे साइन करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी रियासत, मजबूर होकर, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते चंद अरब डॉलर के लिए, 2-4 अरब डॉलर के लिए। और जब वो एग्रीमेंट हम साइन करते हैं और हमारे करप्ट सियासतदान आकर उस लोन को भी खा जाते हैं, उस लोन से जो प्रोजेक्ट लगने होते हैं उनकी क्वालिटी भी गिरा देते हैं, उसमें अपने रिश्तेदारों, जानने वालों को कट दे के, किकबैक्स दे के वो पैसा खा के बाहर पार्क कर देते हैं, तो फिर हमारा मुल्क जो है प्रॉब्लम में आता है। उसको सूद देना पड़ता है, रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, आवाम परेशानी का शिकार है। तो फिर जब वो टाइम पे रीपे नहीं होता तो IMF जैसे इदारे आके बोलते हैं कि जी अब हम कंट्रोल लेंगे, ये हमारा बंदा बैठेगा जो इंश्योर करेगा आपकी की पोस्ट के ऊपर, और ये बंदा जो है वो आपको डायरेक्ट करेगा कि हम किस तरह रेवेन्यू अपना कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी नॉलेज में पाकिस्तान का जो बजट है 5 से 6 हज़ार खरब रुपए, तो उसका जो 5 से 6 हज़ार अरब रुपए, तो उसका जो मेजर पोर्शन है 1000-2000 अरब, जितना भी ये फिगर बताते हैं, वो लोन रीपेमेंट में जाता है, इंटरेस्ट प्लस लोन जो हम रीपे कर रहे होते हैं आलमी इदारों को। तो ये सब क्यों हुआ है साइकिल, कि हमारे सियासतदानों ने वो जो लोन का पैसा लिया वो ख़राब हुआ, वो उसको यूज़ नहीं किया, सही जगह लगाया नहीं, रीपे करने का वक्त आया तो हमें उस अपनी जेब से पैसा देना पड़ा, जो पैसा लिया था वो भी सही नहीं लगा, और ऊपर से हमारे पास बर्डन आ गया। जो IMF जैसे इदारे बैठे हुए हैं और उसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें हमारी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के हम पर और कंट्रोल, गिरफ्त स्ट्रॉन्ग कर ली। एक तो उनके इतने बड़े बड़े इदारे यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरा वो लोन दे के इस तरह हमें ट्रैप कर रहे हैं, तो वो हमारी इकॉनमी को शिकंजे में लेते जा रहे हैं। और हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री या गरीब मुल्क के अंदर दुनिया में
इस्टेब्लिशमेंट के, वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट के लोग इस तरह उसको कंट्रोल हासिल करते हैं। पूरी दुनिया का मईशत इस तरह फ़्लो करती है। तीसरा रुख जो है इसी मईशत को देखने का वो ये है कि दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। एक खौफ, और एक खौफ के ज़ेर असर जो है हमारे पास असला, डर, यानी कि डर टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पूरी दुनिया में बेचते हुए नज़र आते हैं वो है लड़ाई। पहले वो आपको खौफ दे के डराएंगे, मीडिया चैनल्स के ज़रिए खौफ बेचेंगे, यानी कि मीडिया बेचेंगे, ख़बरें बेचेंगे। उसके ज़रिए आपके अंदर खौफ आएगा कि भाई इंडिया हम पर हमला कर देगा या बांग्लादेश पे श्रीलंका हमला कर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर जब आपस में 2 ममालिक लड़ जाएंगे उनको फिर असला बेचा जाएगा। असला कौन बनाता है? वही बड़ी कंपनियां जिनके पैसा बड़ी बड़ी खाने पीने की ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है और वो कंट्रोल करते हैं। तो गोया उन्होंने खाने पीने से लेकर खौफ और लड़ाई तक आपको डाला हुआ भी इन चीज़ों में और आपको कंट्रोल भी इन्हीं चीज़ों से किया हुआ है। असला भी वही आपको बेचते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आप ये बेचते हैं। जितनी भी प्रोसेस प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, बर्गर चेन, पिज़्ज़ा चेन, फूड चेन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, सोप, लोशन, कॉस्मेटिक्स, आपका बच्चों की यूज़ करने की चीज़ें, 10 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। मोबाइल कंपनियां, हाईटेक कंपनियां, जहां भी उनको नज़र आ रहा होता है कि यहाँ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इस कंट्री को या इस एरिया में स्पेस है, तो उनके लिए पैसा फेंकना और पैसा निकालना कोई मसला नहीं। तो जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं वहाँ से भी आपका प्रॉफिट निकाल के, पैसा निकाल के आपको लगा के उन ज़रूरी मामलात में आपसे पैसा लेके जा रहे हैं। और जहाँ पे आपका खौफ का आंसर है वहाँ पे आपको डरा कर असला भी बेच रहे हैं, लड़वा भी रहे हैं। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए जो बड़े मुल्कों की, इस्टेब्लिश मुल्कों की, पावरफुल मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी यूज़ करते हैं। फ़ौज वहाँ उतार देते हैं नेशनलिज़म के नाम पर, थ्रेट के नाम पर कि जी टेररिज्म वहाँ से आ जाएगी। और आपको किसी भी मुल्क को इन्वेड करके उसकी रिसोर्सेज भी खा जाते हैं और उसको मिसाल भी बना देते हैं कि हमसे अगर लड़ोगे तो ये होगा। पूरी दुनिया का निज़ाम जो पैसे का फ़्लो है इस तरह कंट्रोल हो रहा है। हम इसकी बहुत बारीकी में भी जा सकते हैं लेकिन हमारे पास वीडियो में इतना वक्त नहीं है और कुछ बातें जो हैं वो हक़ाइक़ यहाँ बयान भी नहीं किए जा सकते क्योंकि वो इतने भोले या गाफिल लोग नहीं हैं। जहाँ वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं वहाँ ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे जैसे लोग जो उनकी असलियत पे से पर्दा उठा रहे हैं, अगर उनके लिए तकलीफ़ दे साबित हों तो उनको रास्ते से भी हटाने के कायल होते हैं। फिर ये सारा निज़ाम जो हमने आपको पूरा एक ओवरव्यू पिक्चर दिया मईशत का, दुनिया की माशियात किसके इर्द गिर्द घूमती है, उसका महवर क्या है हमने बताया। जंगे, लड़ाइयाँ, असला और नफसानी चीज़ों में, ख्वाहिशात में इंसान को इन्वॉल्व करके रखना और उसको कंट्रोल करना, उसके माइंड को कंट्रोल करना मीडिया के ज़रिए, यानी कि ख़बर रसानी के ज़रिए। अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है कि वो इससे ज़्यादा डाउन द रोड जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। नंबर 2, इसकी डिटेलिंग में, इसकी बारीकियों में हम बात कर सकते हैं कि वो किस तरह चैनल्स को गाइडलाइन देते हैं, किस तरह चैनल्स को कंट्रोल करते हैं, किस तरह आपके इदारों को कंट्रोल कर रहे होते हैं बारीकियों में, किस तरह एक छोटा सा इशू उठा के उसको डाइवर्ट करके मामलात को किस तरफ ले जाया जाता है। ये सारा जो है डर्टी गेम का हिस्सा है। पूरी दुनिया की मईशत जो है, या पैसा जो है, वो पावरफुल लोग और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उनके इर्द गिर्द घूमता है। वो जिस तरफ इसका रुख करना चाहते हैं करते हैं और जिस तरफ चाहते हैं दुनिया के मुंह को मोड़ देते हैं। चाहे वो पेंडेमिक लाकर दवाइयों का बेचना हो, चाहे वो कोई मुल्क पे हमला करके ये शोर मचाना हो कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, चाहे वो किसी मुल्क को करप्ट साबित करके उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा के उसकी इकॉनमी को तबाह करना हो, कोलैप्स करना हो, खाना जंगी पैदा करना हो। वो हर किस्म का स्टेप ले सकते हैं, जो कुछ भी वो कर सकते हैं उनके लिए जायज़ है। अब सवाल ये है कि जो आवामुन्नास है, आप लोग हैं, हर जो आम इंसान है जो इस तरह बैठा हुआ घर पे वीडियोस को देख रहा है, मेरे जैसा इंसान है, उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दुनिया की मईशत को समझने से उसको क्या फ़ायदा है। देखिए, एक तो ये कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात को डिपेंडेंट बनाया है अल्लाह की ज़ात के ऊपर। जब उसने दुनिया बनाकर आपको भेजा इस दुनिया में रहने के लिए, उसने सारा इंतज़ाम करके भेजा आपको। दरियाओं में पानी बहता है, जंगल में दरख्त उगते हैं जिसकी लकड़ी इस्तेमाल करके आप आग भी जला सकते हैं और घर भी बना सकते हैं, और जानवर हैं जिनको आप बैठ के सवारी कर सकते हैं, उनको काट के खा सकते हैं, चौपायों को,
उनकी दी हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी है, फल है, फ्रूट है। गर्ज़ ये कि ऊपर वाले ने आपको जब दुनिया में भेजा तो उसने हर इंतज़ाम करके आपके लिए भेजा। आज से कई हज़ार साल पहले जब इंसान ओल्ड एज सिविलाइजेशन या स्टोन एज में रहा करता था, जब ये सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी, तब भी इंसान ज़िंदा था, सर्वाइव करता था, खाता था, पीता था, सोता था, अपनी कह लीजिए फैमिली को बढ़ाता था, आबादी को बढ़ाता था, रिश्ते रखता था, मामलात थे, सब कुछ था, लेकिन बहुत सादगी में था और इंसान को किसी नोट या पैसे, किसी मईशत की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ऊपर बनाने वाले ने आपका इंतज़ाम पूरा किया था। उसने ये नहीं कहा था कि आप 200 रुपये लेके ये सब्ज़ी ख़रीद लीजिएगा। उसने आपको सब चीज़ें फ्री दी थी। ये तो आप इंसान ने अपनी नफ्स पर जुल्म करते करते ये माशी निज़ाम खड़ा कर लिया जिसका वो ख़ुद ग़ुलाम बन गया और आज वो इसी माशी निज़ाम का शिकार है। और चंद वो लोग जिनके हाथ में ज़्यादा माशी पावर आ गई हैं, जो नफ्स के जुल्मतों में फंस गए हैं, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं मईशत से, माशी रुख से। और हम लोग ये रो रहे होते हैं कि हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, अरे हमारे पास पैसा नहीं, वो देखो कितना अमीर है। और हमारे दुनिया में किसी भी इंसान को कामयाब समझने का जो मयार है वो पैसा और माशी चीज़ें रख लिया है हमने, जबकि ये कहीं से कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये है कि आप इस उलझे हुए निज़ाम में रहते हुए भी, भले आप इसमें रह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ये छोड़ के जंगल में चले जाइए या आप दरख्तों पर रहने लग जाइए, ठीक है, ये भी तकाज़ा है, लेकिन पॉइंट ये है कि इस सारे निज़ाम में रहते हुए आप इससे बेनियाज़ हो जाएं, तो ही आप बहैसियत आम इंसान इस निज़ाम की जुल्मतों से और इससे अनप्लग्ड हो सकते हैं। बहुत सारे हमें मुफक्करीन या अहले इल्म मिलते हैं या कह लीजिए थ्योरिस्ट मिलते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी हैं, जो इस बात को समझा भी चुके हैं किसी और एंगल से और इसको प्रमोट भी करते हैं कि ये यहूदी निज़ाम और ये ज़ायनिस्ट निज़ाम या ये दुनिया के इस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम, इससे बचें, आप बाहर निकलें। देखिए, आप किसी भी निज़ाम को अकेले खड़े होकर तोड़ नहीं सकते, इतने बड़े निज़ाम को जिसके सामने आप कुछ भी नहीं है। ना इस निज़ाम का हिस्सा बन के इसमें ज़ाया भी हो जाए तो आप आम इंसान से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार के फ़ारिग हो गए। कर क्या सकते हैं आप अपने आप को इस निज़ाम से बेनियाज़ करते हुए अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए जहाँ पे आप पे चीज़ें असरअंदाज होना बंद कर दें, आप उनके ज़ेरे असर ना रहें। ये सिस्टम, ये माशी निज़ाम आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप ज़रूरत के तहत कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो आपको तकलीफ़ ना हो, ये हो तो आप ऐसा ना हो सुरूर में आ गए। ठीक है, एक ज़रूरियात ज़िंदगी है, लेकिन ज़रूरत ज़िंदगी मजबूरी ज़िंदगी बन जाए, ये फ़ायदेमंद नहीं। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हर इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर अपना मकसद हयात तलाश करना चाहिए। अपना मकसद हयात तलाश कर ले तो इंसान कामयाब हो जाता है। ये जो दुनिया का माशी निज़ाम चल रहा है, इसको समझने, इसके साथ लड़ना तो नहीं कहूँगा, इसको समझ कर चलने में ही आपकी बका है और आपकी समझ है, जब जितनी भी ज़िंदगी आपको ऊपर वाले ने दी हुई है। अदरवाइज़ वो जो निज़ाम चल रहा है, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया एक सरसरी तौर पर, आप इसके शिकार होंगे, आप इसकी जुल्मतों के शिकार होंगे, इसके ज़ेरे असर आएंगे और वो आपको इस्तेमाल करेगा और आप इस्तेमाल हुए बगैर ना रह सकेंगे। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपके जहन में, शऊर में काफ़ी कुछ गुमराहियाँ दूर हुई हों और शऊर की रोशनी आपके उजागर हुई हो। इस नीयत के साथ कि अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, हमें इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वक्त में हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।